ओके, सो लास्ट लेक्चर से वी स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेस का मतलब सबको समझा। स्ट्रेस क्या होता है? यस, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल लोडिंग, राइट। उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस जनरेट होता है, राइट। स्ट्रेस के साथ साथ एक और फिनोमेना ऑब्जर्व किया हम लोगों ने मटेरियल में, वो क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन। दोनों क्वांटिटी भी अपने को समझा। क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रेस डिफाइन किया। स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है। इसका यूनिट बताओ फटाफट। ये सिग्मा विल बी इक्वल टू पी बाय ए, इसका यूनिट क्या आएगा? यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये क्या आएगा? डेल्टा एल बाय एल। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ या फिर डिफॉर्मेशन, राइट, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको वैसे ही रखेंगे। इसका यूनिट होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, ये अपने को बेसिक फंडामेंटल समझा, राइट। चलो इसके आगे थोड़ा और जाते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये स्ट्रेस आया तो पी को डिफाइन किया। पी क्या होता है? पी क्या होता है? हाँ, मतलब वो लोड होता है ना। तो अपने पास टाइप्स ऑफ लोडिंग है। ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ लोडिंग ये मैं जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, दिख रहा है? कैन यू रीड इट? थोड़ा बड़ा करूँ, रुको। टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग जनरलाइज वे में क्या होता है? दो टाइप का लोडिंग होता है। एक तो होता है स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग। और दूसरा क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताओ फटाफट। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। ये क्या रहेगा? वेरिंग रहेगा हमेशा, राइट। ठीक है। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने एक डिफाइन किया स्केलर क्वांटिटी, एक डिफाइन किया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? इज इट स्केलर और इज इट वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी माने क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सिर्फ? और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो ये क्या होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होगा? हेलो, आर यू विथ मी? क्वेश्चन समझा सबको? एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हमारा स्ट्रेस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ठीक है। अभी देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से आई एम हैविंग दिस एनी ऑब्जेक्ट, एनी रैंडम ऑब्जेक्ट आई एम टेकिंग। ठीक है। अभी देखो, हाँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, कितने का? लेट्स से 10 न्यूटन का। क्या होगा? दिख रहा है ये? हाँ। क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द एंड इफेक्ट? आगे जाएगा। ठीक है। अभी ये जो 10 न्यूटन है, ये इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर वर्क हो रहा है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेस आएगा ना रे? बिकॉज दिस इज द एरिया ओवर विच, ये क्या है तुम्हारा? ओ एरिया ओवर विच यू आर अप्लाइंग द पी। सो पी डिवाइडेड बाय ए क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो ये कौन सा क्वांटिटी बना? टेंस, ये क्या? वेक्टर क्वांटिटी बना। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से क्या होगा? ये ब्लॉक ऐसे मूव होगा, लेकिन वही 10 न्यूटन, वही डायरेक्शन मैं यहां पे लगाऊं तो? क्वेश्चन समझा क्या? अगर वही 10 न्यूटन मैं नीचे की जगह पे ऊपर लगाता हूं, डायरेक्शन इज सेम। कौन सा डायरेक्शन? ये साइड का डायरेक्शन है। क्वांटिटी भी सेम है। इसका एंड इफेक्ट क्या रहेगा? इट में टॉपल, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये 10 न्यूटन में यहाँ पे लगाता हूं, ठीक है, तो ये क्या होता है? मूवमेंट होता है ऐसे। लेकिन अगर 10 न्यूटन में यहाँ पे लगाऊंगा तो ये शायद से ऐसे टॉपल हो जाएगा, राइट। तो एंड रिजल्ट क्या आया? डिफरेंट आया। मतलब क्वांटिटी के साथ साथ हम लोगों ने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया, उसके साथ एक और चीज स्पेसिफाई करना जरूरी है।
क्या है वो? दैट इज एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब वो कौन से प्लेन पे एक्ट हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब स्ट्रेस, जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेस में क्या आएगा? पहले तो क्वांटिटी आएगा, तो स्केलर हो गया। ठीक है, उसके साथ डायरेक्शन आएगा तो मैग्नीट्यूड आएगा, तो उसको वेक्टर हो गया। इसके साथ साथ प्लेन भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये तीनों क्वांटिटी आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। अंडरस्टूड? ये क्यों बता रहा हूं? अपने लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, स्केलर वेक्टर के अलावा एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट टेंसर। टेंसर में एप्लीकेशन मतलब किस प्लेन पे तुम्हारा फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारा एंड रिजल्ट जो है वो अलग आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ने लास्ट टाइम भी एक डायग्राम देखा था, ऐसे हम लोगों ने किया था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, राइट? तो ये क्या हो गया? ऐसे इलोंगेशन ऐसे हो रहा है, राइट? द इलोंगेशन इज हैपनिंग लाइक दिस। बट इमेजिन दैट सेम फोर्स, देखो डायरेक्शन भी सेम है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो शायद से रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है, एंड सेम विल गो डिफरेंट वे फॉर माय बीम्स। 10 न्यूटन यहां से लगाया मैंने, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? यहाँ पे। वेरस 10 न्यूटन में यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा? इफेक्ट अलग आएगा ना, राइट? तो बेंडिंग जो होगा वो बेंडिंग यहाँ पे ज्यादा दिखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस केस। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है? जहां पे अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन, प्लेन का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज टेंसर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अपने को ये लोडिंग समझा, देखो स्टैटिक लोडिंग, राइट? फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग कहाँ पे आता है? अ, तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, स्ट्रेंथ मटेरियल साइंस, उसमें 3 टाइप का फेलियर देखने को मिलेगा। कौन सा 3 टाइप का फेलियर? फ्रैक्चर, फटीग एंड क्रिप। ठीक है, जो फ्रैक्चर होता है वो नॉर्मल स्टैटिक से होता है। हम लोग सॉम में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे यूटीएम का, तो वहां पे तुमको पता चलेगा कि दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्चर। दूसरा जो होता है फटीग होता है। फटीग मतलब क्या होता है? इट्स अ साइक्लिक स्ट्रेस। साइक्लिक स्ट्रेस मतलब क्या? मान लो कि मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, इमेजिन करो ये मेटल का है, राइट? तो अभी मेटल का वायर मेरे को तोड़ना है, मेटल का वायर मेरे को तोड़ना है, ऐसे खींचूंगा तो टूटेगा क्या? नहीं। सो व्हाट जनरली यू माइट हैव सीन इज, उसको ऐसे ऐसे बेंड करते, ऊपर नीचे बेंड करते। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? अपर और लोअर लेयर जो होता है वायर का, वो अलग अलग स्ट्रेस में जाता है। जब बेंडिंग करेंगे तब समझ में आएगा। तो अलग अलग स्ट्रेसिंग की वजह से क्या होगा? द सेम लेयर इज एक्सपीरियंसिंग compression, टेंशन एट अ टाइम। तो इसलिए क्या होगा? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सॉरी स्ट्रेस बढ़ेगा उस पे, और उसका फेलियर का चांसेस ज्यादा होगा, और उसे हम लोग बोलेंगे फटीग। ठीक है, तो वो जो फटीग टाइप का लोडिंग है वो किस में आएगा? फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अपने को स्ट्रेस समझा, अपने को स्ट्रेन समझा। बचपन में हम लोगों ने एक चीज की जो शायद से तुमने 11th या 12th में की होगी, वेरी बेसिक चीज। ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इजी है? याद आ रहा है कुछ तो? ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, तुम लोग को शायद से बताया गया होगा। क्या चल रहा है? ध्यान दो यहाँ पे सब लोग। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बातों बातों में बहुत सारी फंडामेंटल चीजें मैं बताते हूँ, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर द सेम वे ड्यूरिंग द ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, इसलिए ध्यान दो के सुनो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। हम्म, आपस में बात मत करो। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सिंपल है। कोई बताएगा मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा था? आर यू एबल टू रिकॉल? बोलो। हाँ, हाँ वो ग्राफ ही है, वो उसको डायग्राम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग। क्या होया, हम लोगों ने स्ट्रेस डिफाइन कर लिया। ठीक है, स्ट्रेस मतलब क्या? मान लो कि ये है कि उस पे मैंने ये रखा, ये फेल हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? स्ट्रेस से पता चलेगा ना। ठीक है, अभी ये तो वाटर बॉटल है। हम्म, इसको मैं सेंटर में, इमेजिन करो इसको मैंने सेंटर में रखा, एंड इमेजिन दैट यहाँ से सिर्फ ये एक है, तो ये एक सपोर्ट है, वहां से एक सपोर्ट है, इसको सेंटर में रखा, पानी का बॉटल टूटेगा नहीं टूटेगा? राइट? नहीं टूटेगा ना, लोड बढ़ाते जाता हूं मैं। ठीक है,
इसको मेटल का करूंगा, हैवी मेटल का करूंगा, एकदम सॉलिड मेटल का करूंगा, क्या होगा? यू विल ऑब्जर्व दैट ये जो प्लैंक है, प्लैंक बेंड होना चालू हो गया और उसके बाद वो टूट जाएगा अगर ज्यादा लोड डाला तो। बराबर है ना? ठीक है। अभी सेम वे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड कि कब टूटेगा, कौन से लेवल पे जाके टूटेगा, हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल रॉड लिया। इस रॉड में हम लोगों ने फोर्स देना चालू कर दिया। ठीक है। सो लेट्स से दिस इज अ रॉड, ये रॉड लिया मैंने एक। ओके। इसको हम लोगों ने फोर्स देना चालू किया। हाँ, अंडरस्टैंड दिस, वी आर अप्लाइंग द फोर्स नॉट द स्ट्रेस, बट स्ट्रेस विल बी जनरेटेड, व्हाई? बिकॉज फोर्स विल बी एक्टेड ऑन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको ऐसे लोड देना चालू कर दिया। कौन से टाइप का लोड है रे? टेंसाइल। ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, लेट्स से लाइक दिस, व्हाट इट इज, कॉम्प्रेसिव लोड, राइट? ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल लोड दे देते हैं ऐसा वाला। ठीक है। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे ऑब्वियसली मशीन में करेंगे। लोडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसा पकड़ेंगे। ठीक है। देर विल बी जॉज, सो दिस विल बी योर रॉड, देर विल बी जॉज जो ऊपर नीचे उसको होल्ड करेगा। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जॉ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर 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 ऐसे 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 खींचता जाएगा, या फिर ऊपर का होल्ड करके नीचे से हम लोग खींचते जाएंगे। ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड, टेंसाइल फोर्स विल बी अप्लाइड, राइट? यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार, ये जो लेंथ है, ये रॉड का, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल लेंथ। ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन के लिए बचेगा, मतलब जॉ को छोड़ के, उसे हम लोग बोलेंगे गेज लेंथ। क्या बोलेंगे? गेज लेंथ। ओके। हमारा जो भी रीडिंग आएगा वो गेज लेंथ के ऊपर आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जॉ में पकड़ लिया उसको और उसको यूटीएम में डाल दिया। यूटीएम इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके। तो क्या हुआ, इस पे हम लोगों ने हाइड्रोलिक से प्रेशर अप्लाई किया, तो यहाँ पे फोर्स आना चालू हो गया। तो फोर्स आना चालू हो गया तो ये क्या है, पी। अभी ये जो है, ये क्या है तुम्हारा, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ए। तो एरिया के ऊपर फोर्स लगते जा रहा है तो क्या बनेगा, स्ट्रेस बनेगा, राइट? तो अपने को स्ट्रेस क्वांटिटी मिल गया। इसका कलर डार्क करना पड़ेगा ना। अपने को स्ट्रेस मिला। ठीक है। अभी देखो, जैसे जैसे खींचते जाएंगे, अपने को पता है मटेरियल क्या होगा, मटेरियल विल बी डीफॉर्मिंग। तो मटेरियल अगर डिफॉर्म होता है तो गेज लेंथ अगर हम लोग एल ले लेते हैं तो क्या होगा, ये धीरे 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 इसका डिफॉर्मेशन होता जाएगा ऊपर ऊपर, राइट? तो ऊपर देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर होगा, नीचे भी होगा लेंथ। तो दोनों का कंबाइनिंग हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल है। ठीक है। और उसका ओरिजिनल लेंथ तो अपने को पता है, दैट इज एल। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो कुछ फिनोमेना हो रहा है उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया, और उसी को हम लोगों ने प्लॉट के हिसाब से, मतलब ग्राफ के हिसाब से देखने का कोशिश किया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पे स्ट्रेस, ये सिग्मा आएगा और ये स्ट्रेन आएगा। ठीक है। ये पॉइंट देखो। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्मा, फॉर्मूला क्या है सिग्मा का, पी अपॉन ए। ठीक है। अब ये ए क्या है, ये जो रॉड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दैट इज फिक्स्ड। बराबर ना? रॉड लिया तो ये रॉड का एरिया तो फिक्स रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, फोर्स बढ़ाना चालू कर दिया। तो मुझे बताओ, अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं तो सिग्मा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, राइट? क्यों बढ़ेगा? बिकॉज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो मतलब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा मेरा स्ट्रेस का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज एरिया विल रिमेन द कांस्टेंट, बिकॉज आई हैव टेकन द फिक्स या कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? तो मैं लोड बढ़ाता हुआ मतलब क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ? जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बट एक्चुअली हम लोग क्या बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अभी मेरा फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है। अभी डेल्टा एल क्या होता है, सॉरी ई क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना। ओरिजिनल लेंथ तो वैसा ही है, लेकिन स्टार्टिंग में डिफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। क्यों जीरो से स्टार्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे P विल बी इक्वल टू जीरो, तो इसलिए डेल्टा एल विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कभी स्टार्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कभी कभी तुम लोगों ने, मैं इसमें भी देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तुम्हारा कभी कभी ग्राफ ऐसे कुछ तो स्टार्ट होता है, ऐसे समथिंग लाइक गोज, राइट? बट आवर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो ओनली, ओरिजिन ओनली।
ये क्यों होता है ये भी शायद से बता देंगी मैम, तो क्यों होता है, व्हाई इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और व्हाई इट इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, दैट विल बी एक्सप्लेन। अभी ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, लेट्स से 10 न्यूटन डाला। ठीक है, उसके बाद 20, 30, 40, 50 एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। तो जब मैं इंक्रीज करता हूँ, व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड इज, इट इज बीन ऑब्जर्व दैट ये जो लोड है ना, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे इलोंगेशन भी बढ़ता है। मतलब पी का वैल्यू बढ़ा तो डिफॉर्मेशन भी बढ़ा। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द ग्राफ विल गो लाइक दिस। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक गया, मैंने क्या किया, लोड जो है पी जीरो कर दिया। समझो, हाँ, मैंने लोड जो है पी उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट मटेरियल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन क्या हो गया, फिर से जीरो हो गया। क्लियर है? ठीक है, मैंने पी बढ़ाया, एक सर्टेन लेवल के बाद उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, देखो जैसे जैसे पी बढ़ेगा तुम्हारा, धीरे धीरे तुम्हारा ई भी बढ़ता जाएगा, राइट। लेकिन जैसे यहाँ पे आके मैंने उसको छोड़ दिया, क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि ये फिर से जीरो पे आ गया। क्लियर? तो ये जहां तक होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि द लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोगों ने इसको थोड़ा और स्ट्रेस किया, तो इट विल गो टिल दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। अभी ये जो दो पॉइंट है मैंने डिस्टिंक्ट दिखाया है, बट दोज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग दिखाया, अदरवाइज उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है प्रैक्टिकली। क्लियर हुआ दो पॉइंट्स? ठीक है, उसके बाद यहां पे तुम लोग लोड छोड़ दो, क्या होगा, ये जो है सेम रिवर्स पाथ से पीछे आएगा। ठीक है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज विद द सेम पाथ विच इट हैज elongated। कुछ ढूंढ रहे हो क्या, तो ध्यान दो ना। ठीक है, सो इट विल elongate टू द सेम पाथ एंड इट विल कम बैक टू द सेम पाथ। क्लियर? ठीक है, अभी इसके आगे क्या होगा, यू कीप ऑन गिविंग द लोड। जैसे जैसे तुम लोग लोड दोगे, ये आगे चलता जाएगा ऐसे, एंड इट विल टेक शेप लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, लेट्स गिव द नेम इट एज ए, बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। रीडेबल है या बड़ा करूं, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट। उसके बाद सी, अच्छा देखो, ये ए से बी, ये जो है ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को बाइफरगेट करूं, तो बी बाइफरगेटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक रीजन। और इसके आगे जब तक वो फेल नहीं होता उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? अभी ये प्लास्टिक माने क्या, प्लास्टिक माने परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब क्या, इसको मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, इसको छोड़ दिया, क्या होगा, इसका शेप एंड साइज इंटैक्ट रहेगा। लेकिन इसको इतना मैंने खींचा कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, मतलब जो उसका शेप है वो परमानेंटली चेंज हो गया, वो अभी जीरो पे नहीं आएगा। दैट इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझा? ठीक है, तो ये जो पॉइंट बी के बाद जो स्टार्ट होगा ना, वो यील्डिंग स्टार्ट होगा। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल में भी वर्ड यूज किया जाएगा, यील्ड बाय 1 mm, यील्ड बाय 0.5 mm। तो यील्डिंग मतलब डिफॉर्मेशन, इतना ही समझना है अपने को। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, और सडनली छोटा सा ड्रॉप होने के बाद ये फिर से ऊपर चला जाता है यहाँ पे एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे, अपर यील्ड पॉइंट। और उसके बाद डी पॉइंट जो आएगा,
डी को क्या बोलेंगे? लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड का मतलब सब लोग, डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिक स्टेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, अपर और लोअर दो छोटे छोटे मतलब क्लोज बाय नियर बाय पॉइंट्स दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है पॉइंट ई आएगा। ई पॉइंट क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। एंड फाइनली एफ इज योर फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब मटेरियल विल ब्रेक। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज व्हाट द ग्राफ सेइंग टू अस। ये देखो, अभी मैं इसमें सब गंदा करता हूँ। देखो, यहाँ पे तुम गए, लोड बढ़ा, छोड़ दिया, इट विल कम बैक। ये कब तक होगा? यहाँ तक। जैसे ही तुम यहाँ जाओगे, ठीक है, और तुम बोलोगे सर यहाँ पे लोड छोड़ के देखते हैं, छोड़ दो, ये ना सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, रैदर इट विल फॉलो पाथ लाइक दिस। ठीक है, तो ये जीरो की जगह पे जाने पे कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। अभी ये तुमको क्या बताता है? ये तुमको क्या बताता है बोलो? डिफॉर्मेशन। ये क्यों आया? बिकॉज डेल्टा एल प्रेजेंट है अभी। डेल्टा एल मतलब उसका जो इलोंगेशन हुआ वो परमानेंट हो चुका है, अभी वो जीरो पे नहीं आएगा। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। समझा? तो तुम बोलोगे कि जीरो आ गया सर, अभी लोड दे देते हैं। तो जब लोडिंग देंगे, यहाँ पे ध्यान दो, जब लोडिंग देंगे तो लोडिंग ये ऐसे यहां से चालू होगा, इट विल गो लाइक दिस दिस दिस। ठीक है, समझा ना ये? अभी ध्यान दो। पहले अपना जो ब्राउन वाला कर्व है उसके ऊपर देखो, उसके बाद में बताता हूँ ये ब्लू वाला कर्व क्या है। ये समझा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ से लोड रिवर्स, सॉरी लोड जीरो किया तो भी डिफॉर्मेशन रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला, राइट? इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? इट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स मतलब देखो, इसके ऊपर एनी अदर पॉइंट इज देयर? नो। तो मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकता है, वो वैल्यू है उसका। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हैगा? मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस है। सुनो मुझे, ठीक है, अल्टीमेट मतलब इसके आगे स्ट्रेस जाएगा ही नहीं। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे सर फिर हम लोग और ज्यादा लोड दे तो। देखो, हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोड बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, यहाँ तक आ गए। अभी ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि इस मटेरियल में इससे ज्यादा स्ट्रेस आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुमको लोड देने का है। तुम क्या करोगे? लोड देते जाओगे, लोड देते जाओगे। ये बोलेगा भाई अब मैं थक गया, अभी मैं ज्यादा नहीं ले सकता। तो क्या होगा? यू विल सी दैट द कर्व इज डिक्रीजिंग और ड्रॉपिंग। तो इसका मतलब देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू आया, तो जब तुम लोड देते जाओगे, सिग्मा जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जहां पे वो टूट जाएगा। क्लियर? ठीक है, सो इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड बियॉन्ड द अल्टीमेट वैल्यू, व्हाट विल हैपन? द मटेरियल विल ब्रेक। ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ये मटेरियल जो ब्रेक होता है वो किस पॉइंट पे होता है इन द लैब। क्यों? उसी से डिफाइन होगा कि मेरे को क्या करने का है, कितना लोड लेने का है। समझा ये बात? ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक रीजन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी प्लास्टिक रीजन, अभी फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से क्या होता है। साइकिल चलाई होगी सब लोगों ने। ठीक है, क्या होता है? हाउ डू यू रन द साइकिल? कैसे राइड करते हैं? पैडल से। व्हाट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन द रियर व्हील एंड द पेडल? थ्रू द चेन। ठीक है, चेन देखा होगा कभी, ऐसे छोटे छोटे ये रहते हैं और उसको लिंकेजेस रहता है, राइट? कभी कभी क्या होता है, चेन जो है ना वो लूज हो जाता है। ठीक है, चेन जो है वो लूज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग द मटेरियल गेट्स डिफॉर्म्ड। ठीक है, तो फिर साइकिल वाले के पास जाओगे, वो क्या करेगा? एक ना ब्लॉक निकाल देगा, ऐसे वापस ठोक देगा, तो क्या होगा? इट विल अगेन गेट टाइटन अप।
तो तुमको जो टेंशन है दोनों जगह पे टेंशन मिलेगा, बिकॉज विदाउट द टेंशन साइकिल कैन नॉट रन, राइट। तो ज्यादा डिफॉर्मेशन आया तो क्या होगा, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है साइकिल घूमेगा लेकिन एकदम स्लोली घूमेगा, फास्ट नहीं घूमेगा। यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। इसलिए फिर वैसे हम लोग क्या करते हैं, सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वी ट्राई टू अवॉइड। ठीक है। अभी मान लो कि तुम जिस पे बैठे हो, अभी ये चेयर तो कितने सालों से है, हर रोज कोई ना कोई आके बैठेगा वहां पे, डिफॉर्मेशन होते गया होते गया होते गया, क्या ही होगा हालत रे। जब तक तुम फाइनल ईयर में, मतलब मान लो कि डिफॉर्मेशन होता ही है, जब तक तुम फाइनल ईयर में जाओगे शायद से वो उसका डिफॉर्मेशन हो के नीचे बैठ जाओगे, राइट। सो वाई why that is not happening, because we are selecting the material which is having good elasticity in nature। तो तुम्हारे जैसे चार लोग भी उसके बैठोगे ना तो कुछ नहीं होगा। why? Because that is very elastic in nature, तो it will absorb that forces and it will retain properly। नहीं तो डिफॉर्मेशन होते गया एक बार सेटल हो जाएगा। They're getting the point? ठीक है। इसलिए what we try is we try to keep the material always in a plastic zone। तो अपने को किधर रखने का है, इधर, rather than keeping it here। ठीक है। प्लास्टिक जोन में मत जाने दो किसी को भी। अगर तुम कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो ट्राई टू सी यू विल नॉट गो इनटू द प्लास्टिक जोन, यू विल ट्राई टू बी ऑलवेज इन अ इलास्टिक जोन। ठीक है। समझा इतना? राइट। अभी देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, ये आते कैसे हैं? देखो, ये जो है ना, ये बेसिकली स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा। जैसे ही हम लोग लोड देते जाएंगे ना, क्या होगा, यहाँ पे एट पर्टिकुलर एरिया, ये तुमको पता भी होगा शायद से। ठीक है। ये जो मटेरियल है ना, ये इट विल ट्राई टू डिक्रीज इन अ साइज, ऐसा ऐसा वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है। दिस इज व्हाट यू नो ऑलरेडी, राइट? पता है ना ये। सो द डायमीटर एट दिस सेक्शन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट। एंड जब एंड आएगा तो एंड में ये ऐसा कुछ तो दिखेगा, सॉरी, इट विल बी सीन समथिंग लाइक दिस, एंड इट विल ब्रेक ऑन दिस एरिया। तो ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं नेक फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? नेक फॉर्मेशन। ठीक है। और ये जब ब्रेक होगा, सो इट विल ब्रेक लाइक दिस, विच इज कॉल्ड एज कप एंड कोन फॉर्मेशन। कप एंड कोन फॉर्मेशन। समझा सबको? तो जब ब्रेक होगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो देख लेना वो कैसे ब्रेक हो रहा है। ठीक है। एंड जनरली जहां पे सेक्शन वीक होगा वहीं पे वो ब्रेक होगा। हम्म। समझा ये सब चीज? ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? राइट। ठीक है, एक काम करो, जस्ट हेडिंग दे दो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और ये जो ब्राउन वाला ये है ना वो ड्रॉ करो एंड राइट डाउन दिस पॉइंट्स। ठीक है। ये एक बात बता देता हूँ फिर, तो सुनो एक बार, लेट मी फिनिश आउट दिस पॉइंट। आई थॉट आई एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट एज वेल। ठीक है। अभी ये देखो, ये जो लाइन है ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, देखो सब लोग ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है। देखो ये क्या हुआ, ये तुमको अल्टीमेट स्ट्रेस मिला ना रे, अल्टीमेट स्ट्रेस मिला ना। अभी तुम लोग बोलोगे सर मेरे को ज्यादा पैसा खर्चा करने का नहीं है, दूसरा मटेरियल लाने का नहीं है, इसी मटेरियल से काम चलाना है, लेकिन मेरे को ना उसका मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाने का है। समझा? जब तक अल्टीमेट वैल्यू बढ़ेगा नहीं ना, तुम तक ज्यादा लोडिंग दे नहीं सकते ना। ये वैल्यू अगर तुम मान लो कि अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू 100 है, ठीक है, और तुमने उस पर लोडिंग दे दिया जिसकी वजह से स्ट्रेस जो आ रहा है वो 110 आ रहा है, तो इज इट फिजिबल? नो, मटेरियल विल डेफिनेटली ब्रेक। लेकिन अपने को क्या चाहिए, सेम मटेरियल है लेकिन मेरे को सिग्मा का वैल्यू बढ़ाना है। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस वैल्यू टू सम हायर वैल्यू। क्या करूंगा मैं? तो आई विल बी यूजिंग दिस मेथड। क्या करेंगे, इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। जैसे ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में लेके जाके छोड़ देंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, और फिर से उसका लोडिंग स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो ये जो कर्व होगा ना, ये कर्व ऐसे फॉलो होगा ऐसे। ठीक है। तुम यहाँ पे जाके करो, ये ऐसे कर्व फॉलो होगा ऐसे, राइट। तो यहाँ पे देखो,
ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पहले इतना था, अभी बढ़ा ना रे, अभी यहाँ से यहाँ पे हो गया ना। तो मतलब क्या, पहला जो सेम मटेरियल का स्ट्रेस पॉइंट 100 पे था, नाउ इट माइट हैव गॉन टू 150। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन हार्डनिंग। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कोल्ड मेथड। कोल्ड मेथड मतलब हम लोग मटेरियल को हीट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हार्डनिंग मेथड है। ठीक है, हार्डनिंग मेथड, हार्डनिंग मतलब क्या, हार्ड कर रहे हैं, तो हार्डनिंग मेथड है। हार्डनिंग मेथड है तो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग स्ट्रेस वैल्यू जो है उसको कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग मेथड। समझा? ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, तुमको इतना बफर मिला। बफर मतलब जो पहले 100 पे ब्रेक होने वाला था वो अभी तक 150 तक चल जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ वी इंडस्ट्री में ऐसे ही करते हैं। क्लियर है? चलो, ड्रॉ द डायग्राम। बात मत करो, हाँ, फटाफट करो। चलो, तो इतना सब कुछ समझ गया, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको और इलेबोरेट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने देखा, टिल प्रोपोर्शनल लिमिट और टिल इलास्टिक लिमिट, if we check this graph, what we observe till here, what we observe till here mathematically, ये जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, ठीक है, देखो स्ट्रेस कैसे आएगा, जैसे जैसे लोड देते जाएंगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे डिफॉर्मेशन भी होता जाएगा ना रे। ठीक है, इसका मतलब क्या, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही चीज किसने बोला? एक इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट ने बोला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसका नाम क्या था बोलो? दिस लॉ इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। याद आया? So what Hooke says, stress is directly proportional to strain within the elastic limit. ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखो ये, टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, पहले वर्ड में लिख लेते हैं चाहिए तो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा वहां पे बोलो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज ई, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अरे बोलो ना, उसका नाम है कुछ तो, किसी ने तो दिया है वो कांस्टेंट। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। याद आया? ठीक है, या फिर उसको क्या बोलेंगे लोग, हम लोग यंग्स मॉड्यूलस। क्लियर है? ठीक है, इतना हो गया। अभी देखो, यंग्स मॉड्यूलस जो है, ये अपने को इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे 1 मिनट के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट यूनिट फॉर यंग्स मॉड्यूलस, बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज फिक्स्ड वैल्यू फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। तो जैसे तुमने कास्ट आयन लिया तो कास्ट आयन के लिए ई का वैल्यू फिक्स्ड है, स्टील के लिए फिक्स्ड है, कॉपर के लिए फिक्स्ड है, ब्रास के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, सो इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। राइट, इक्वेशन क्या है मेरा? इक्वेशन ये है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? यंग्स मॉड्यूलस का। ठीक है, और ये कैपिटल ई और स्मॉल ई में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मेरे को अगर ई का वैल्यू चाहिए तो आई एम राइटिंग द इक्वेशन है सिग्मा बाई ई।
राइट? टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिग्मा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई? नो यूनिट। तो इसका मतलब जो स्ट्रेस का यूनिट है वही यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट है। वेरी क्लियर। ठीक है, तो देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग बोलेंगे पास्कल। एंड जो भी हम लोगों ने किलो पास्कल मेगा पास्कल किया, दैट इज एप्लीकेबल टू दिस एज वेल। डन? वेरी क्लियर। नो कंफ्यूजन इन यूनिट नाउ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी लिखा, ये लिखो। हो गया ना? चलो अभी वी विल मेक, अच्छा यहाँ पे बोलना भूल गया। वी विल मेक वन मोर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अगेन वी विल प्लॉट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अभी देखो, इंजीनियरिंग में वी ऑलवेज एनकाउंटर विथ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, दूसरे को बोलते हैं हम लोग ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय डक्टाइल मटेरियल? यस, विच विल बी हैविंग अ गुड डिफॉर्मेशन, प्रॉपर एलोंगेशन जिसमें रहेगा, मतलब जो स्ट्रेच हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल कॉपर, स्टील। ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल ग्लास हो गया, ठीक है, वुड हो गया, कास्ट आयरन हो गया। ये किसके एग्जांपल्स है? ब्रिटल मटेरियल के। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अभी यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे देखो, डिफॉर्मेशन बहुत अच्छे से जा रहा है ना रे? डिफॉर्मेशन मतलब ई का वैल्यू स्ट्रेचिंग आउट, राइट? तो ई जब बढ़ रहा है इसका मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब ये कौन से टाइप का मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखेंगे, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ठीक है, वहां पे लिख लेना, मेंशन कर लेना। और ये जो हम लोग बना रहे हैं, दिस विल बी फॉर ब्रिटल मटेरियल। राइट, चलो स्टार्ट करें। तो ये क्या है? ये क्या है? सिग्मा स्ट्रेस, और ये क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेट से विल टेक द मटेरियल एज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन लेंगे हम लोग एज अ ब्रिटल मटेरियल। ओके, चलो स्टार्ट करें। ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। जब हम लोग कास्ट आयरन पे सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अपने को एक चीज ऑब्जर्व होगी क्या? ये जो है इसका ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा, बट इतना ही होगा। ठीक है, जब तक इलास्टिसिटी है तब तक तुम लोड देते जाओ, वो सह लेगा। जैसे ही इलास्टिक रीजन तुम क्रॉस करोगे, इट विल फ्रैक्चर, इट विल फ्रैक्चर। ठीक है, ये किसका केस है? ये केस है ब्रिटल मटेरियल का। राइट, इतना समझा? अभी देखो, ये इतना ही यहाँ पे आके रुक गया ना। अगर ये ही डक्टाइल होता तो क्या होता? ऐसा होता, तो मतलब तुमको इतना सारा डिफॉर्मेशन मिल जाता। लेकिन अभी डिफॉर्मेशन कितना? इतना सा डिफॉर्मेशन है। इसलिए ब्रिटल मटेरियल्स ज्यादा डिफॉर्म नहीं होते, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अभी अभी तुम लोग बोलोगे सर हम लोगों ने ये बनाया। ठीक है, जब कभी भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में अपने को स्ट्रेस वैल्यू लगता है। कोई भी मटेरियल लेगा तो कितना बियर करेगा, तो इसलिए हम लोग को स्ट्रेस वैल्यू लगता है। यहाँ पे देखो, जब डक्टाइल मटेरियल था तो ये तुम लोगों ने बोला स्ट्रेस है। ठीक है,
ये स्ट्रेस वैल्यू है, यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू है ही नहीं। ये तुम लोगे डायरेक्टली और स्ट्रेस वैल्यू पे जाओगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगा ना। राइट, समझ रहा है क्वेश्चन। जब हम लोग डिजाइन करते हैं, किसी भी मटेरियल को लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू लेते हैं, मतलब उतना वो बेयर करेगा। ठीक है, तो अपने को पता है वो कितना बेयर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो, ये जो है मेरा सिग्मा, सिग्मा मैक्स, एग्जाम्पल के लिए समझो, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, बोलो, पी अपॉन ए। मान लो मैंने ये तुम्हारा एक एरिया फिक्स कर दिया ऐसे, ठीक है, तो तुम्हारा एरिया फिक्स हो गया लेट से 10, एग्जाम्पल के लिए। और लेट से इसका वैल्यू है 100, 100 न्यूटन पर mm² सॉरी मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ पी कितना आएगा तुम्हारा, 1000, बराबर ना। यू क्लियर विद दिस, सबको समझाइए। देखो मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। अभी देखो, इस केस में तुमको पता है कि मेरा जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर का है, तो मैं 1000 तक दे सकता हूँ। अगर मैंने 1100 दिया तो क्या होगा, वो फेलियर होने के चांसेस है, समझा। ठीक है, तो ये अगर मेरा लेट से स्टील है, तो मुझे पता है कि इस स्टील रॉड जिसका एरिया ये है, उसमें मैक्सिमम कितना लोड देना है, इतना या उससे कम देना है, क्योंकि उसके ऊपर गया तो वो फेल हो जाएगा। देखा है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे मतलब वो फेल होने चला गया। क्लियर ना, तो समझा कि अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू क्यों डिफाइन करनी जरूरी है, बिकॉज अपने को उसके ऊपर नहीं जाना है। समझा सबको, उसके ऊपर गया तो फेल हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। तो वैसे ही अभी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, अगर मैं इस पे लेता हूं तो आई एम डायरेक्टली टचिंग द फ्रैक्चर पॉइंट। डायरेक्टली टचिंग फ्रैक्चर पॉइंट मतलब मान लो कि वो 1000 तक गया, तो अगर मैं 1001 भी कर दिया तो भी वो फेल हो जाएगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हो, तो रियलिटी देखो, बाइक कितने लोगों का होता है, आइडियली इट इज फॉर सिटिंग 2 पीपल, राइट। इंडिया में ऐसा होता है क्या, 3 बैठते हैं, बाद में 2 छोटे छोटे भी बैठते हैं। फेल होता है क्या वो, नहीं फेल होता। क्यों नहीं फेल होता, बिकॉज दैट इज बीन कंसिडर्ड विद दिस। ठीक है, समझा। तो हम लोग एक भी बड़ा यूनिट तो वो फेल हो जाएगा, मतलब 2 बटे बैठे हैं उसके ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा है, खत्म। ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज दिस फैक्टर इज बीन कंसिडर्ड। अंडरस्टूड दिस। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां तक जाएंगे ही नहीं। तो अभी तुम लोग बोलोगे कि सर कास्ट आयरन तो डिजाइन तो करना पड़ेगा, राइट, तो कैसे करें। तो इसके लिए एक फेनोमेना यूज किया जाता है, कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन नहीं, ब्रिटल मटेरियल के लिए। उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो, उसमें ये जो तुम्हारी कर्व बना है ना, ये कर्व को ना एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है ऐसे, सॉरी, ये जो कर्व, अरे ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन बनी विच इज अलाइन टू द कर्व, इसको एक ऑफसेट लेते हैं। क्या हुआ, अच्छा सॉरी, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इस साइड बनाओ क्या, क्या हुआ तुमको नींद आ रहा है क्या। हम्म, ये, तो ये जो कर्व है ना, इस कर्व को आई विल ड्रॉ पैरेलल लाइन लाइक दिस। एक्चुअली वो अलाइनमेंट से जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा तुमको। ठीक है, और हम लोग जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन का ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट विल बी ऑफ लेट से 0.2% ऑफ ई। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे ई कहाँ से आया, पर तुमको पता है कि मटेरियल यहाँ पे फेल होने वाला है, मान लो। तो ये देखो, ये एक वैल्यू आएगा, तो ये तुम्हारा ई रहेगा, बराबर। इसका 0.2% या 2% हम लोग लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। और ये लाइन और यहाँ से जो पॉइंट्स आएगा, वो लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। एंड वेर एवर इट इज कटिंग दिस पॉइंट वी विल बी टेकिंग फॉर स्ट्रेस, दैट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा। हम तो, हाँ एक मिनट, ये सिर्फ खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, यस, मैं बुलाता हूँ। सो दिस इज अ स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज प्रूफ स्ट्रेस, एंड दिस वर्क्स ओनली फॉर ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है, समझा, ठीक है, लिख लो ये।
Okay, can you read the sum? Just write down the number. Numerical I'll provide to you. Read the sum. Do not write the sum. Just write down the number. इसका हार्ड कॉपी मैं दे दूंगा. ठीक है. We don't want to waste the time. We'll focus on understanding the fundamentals of this. सबने पढ़ा? चलो ध्यान दो सब लोग. अभी यहाँ पे कुछ मत लिखो. I will give you the time to write down. Pay attention to the board. Understand how to work out with the numericals. एकदम easy numerical है ये. ठीक है. सबसे पहले we'll jot down the given data. So first is given. क्या दिया है? A rod of 200 सेंटीमीटर लॉन्ग. मतलब क्या? लेंथ दिया है. अभी कुछ मत लिखो. हाँ, सिर्फ ध्यान दो. कैलसी निकाल के रखो. लेंथ L इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. अच्छा देखो, ये जो कुछ भी वैल्यूज है उसको ना सबसे पहले देखो ई का वैल्यू क्या है. ई का वैल्यू क्या है या फिर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है वो देखो. क्या है मतलब टेक चेक द यूनिट्स. किस में है ये? एमएम में है ना. सो लेट अस कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एमएम. नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम करेगा. सो बेटर आई विल कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटीज इनटू एमएम. मीटर में किया तो भी चलेगा बट फिर ई को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, विच आई थिंक वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो एक बार तुमको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोग कर लो. बट फिलहाल तो सब कुछ एमएम में कंसिडर करो. तो मुझे बताओ 200 सेंटीमीटर मतलब कितना एमएम है? 2000 mm. ठीक है. लिखो मत सब लोग. यहाँ पे देखो पहले. ठीक है. आगे का देखो क्या लिखा है. डायमीटर. डायमीटर इज हाउ मच? डी इज इक्वल टू, छोटा डी कर लेता हूं मैं. हाउ मच इट इज? 3 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज दैट इन एमएम? 30 mm. आई होप इट इज विजिबल इनफ. ठीक है. और कुछ दिया है एक्शियल पुल. एक्शियल पुल मतलब फोर्स. सो फोर्स कितना है? P इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन. 3 किलो न्यूटन मतलब 3 × 10⁻³ न्यूटन. आगे कुछ लिखा है यंग्स मॉड्यूलस. E लिखा है. E इज इक्वल टू, हाँ हाँ सॉरी 30 है ना. सॉरी सॉरी 30 किलो न्यूटन. दिस इज 2 × 10⁻³ न्यूटन पर mm². इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला है कुछ तो फाइंड आउट करो. पहला क्या लिखा है? स्ट्रेस. ठीक है. दूसरा क्या लिखा है? स्ट्रेन. तीसरा क्या लिखा है? एलोंगेशन. अच्छा मुझे बताओ स्ट्रेस कैसे देते हैं हम लोग? सिग्मा से. स्ट्रेन देते हैं ई से. एलोंगेशन मतलब डेल्टा लिखेंगे. क्लियर? चलो विल गो टू द सॉल्यूशन पार्ट नाउ. ओके. सबसे पहले देखो स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? P/A होता है. बराबर. P पता है क्या तुमको? एरिया पता है क्या? देखो डायमीटर दिया है तो तुमको एरिया मिल जाएगा. P फोर्स उन लोगों ने दिया है तो सिग्मा का प्रश्न. देन E इज इक्वल टू डेल्टा L/L. ठीक है. अभी देखो L पता है तुमको? हाँ पता है. डेल्टा L पता है क्या? नहीं पता है. E पता है क्या? नहीं पता है. मतलब डेल्टा L अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा तब जाके अपने को E मिलेगा. ठीक है. अभी देखो डेल्टा L क्या है रे? एलोंगेशन है ना. डेल्टा L क्या है? एलोंगेशन है. तो अपने को कैसे भी करके डेल्टा L भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो डेल्टा L मिला और यहाँ पे डाला तो अपने को क्या मिलेगा? E भी मिल जाएगा. ठीक है. क्लियर है? कैसे करेंगे बताओ? पहले तो सिग्मा वर्कआउट कर लेते हैं. एटलीस्ट उसका 2 मार्क्स तो मिल जाएगा. राइट. तो विल से स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू P/A. ठीक है. बट विल से A इज इक्वल टू π/4 d². बताओ कितना आता है? करो कितना आता है बोलो. एरिया कितना आया बोलो. आई डोंट हैव कैलसी सो प्लीज डू द कैलकुलेशंस. सब लोग के पास कैलसी है ना? क्यों? एवरी लेक्चर यू मस्ट हैव कैलसी. आज तो छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से नहीं छोड़ूंगा.
नहीं है तो कैल्सी परचेस कर लो, थ्रू आउट द इंजीनियरिंग लगने ही वाला है। 706.85 mm²। आ गया सबको? आर यू गेटिंग दिस वैल्यू? एवरीबॉडी से यस। ओके, shall we put it here? Therefore sigma is equal to p कितना है? Do not discuss, pay attention here, don't write anything. I'll give you the time to write. 30 into 10 raised to 3 divided by 706.85 is equal to 4044 न्यूटन पर mm²। इसलिए मेरे को सिग्मा मिला 42.44 न्यूटन पर mm²। ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर इज डन। सेकेंड आंसर आना चाहिए अभी। अभी देखो, E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना। एल तो पता है अपने को, E भी नहीं पता, डेल्टा एल भी नहीं पता। बट समथिंग इज गिवन टू अस एडिशनली, व्हाट इज दैट? यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन। व्हाट इज द रिलेशन दैट वी नो? सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई। अभी देखो, सिग्मा पता चला अपने को, ई दिया है तो अपने को छोटा ई मिलेगा। छोटा ई यहाँ पे डालूंगा मैं तो मेरे को डेल्टा एल मिलेगा। सिंपल। ठीक है, लेट अस डू दैट। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बाय और विल से बाय हुक्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, दैट इज 42.44 इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻³ इंटू ई। देयर फॉर ई कम्स आउट टू बी 0.021 mm, राइट? यस, कैसे हो गया? देर इज नो यूनिट फॉर ई। ठीक है, mm नहीं आएगा, ध्यान देना। ई का वैल्यू मिला। नाउ व्हाट विल से स्ट्रेन, what is strain? E is equal to delta L upon L, that is 0.021 is equal to delta L upon L। कितना है रे? 2000 है ना? तो 40 सेम आया। डन, इजी। चलो टेक डाउन दिस। वन मोर important concept which is read as FOS, which is factor of safety। वेरी इंपॉर्टेंट, लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बट अपने को इसको अच्छे से समझना है। FOS, सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं मैं। Factor of safety is defined as ratio of ultimate stress upon safe या डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, सेफ स्ट्रेस दे दो, डिजाइन स्ट्रेस दे दो, वर्किंग स्ट्रेस दे दो, कुछ भी नाम दे दो। बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? वी विल बी राइटिंग इट एज एफ ओ एस इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन सिग्मा एस। यू स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर सेफ। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला उसको याद रखने का है। सिंपल है, समझा? अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि बाइक्स आर मीन फॉर 2 people ओनली, बट पीपल आर सिटिंग 3 4 जो भी है। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी बाइक खरीदने वाला है, ठीक है, कंपनी डज नॉट नो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बायर, राइट? इसके जैसा बैठ सकता है, उसके जैसा बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है ना। बट कभी बाइक फेल होते हुए देखा है क्या? नहीं। इसका मतलब दे हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड कि उसके ऊपर कितने केजी का इंसान बैठेगा। ठीक है, मान लो कि बाइक हम लोगों ने, एग्जाम्पल के लिए, बाइक के ऊपर लेट से 100 केजी वाला इंसान बैठेगा। ठीक है, तो दो बैठेंगे तो कितना ही हो गया? 200, राइट? सो दिस इज
200 इज अ मैक्सिमम वैल्यू अलाउड, राइट। और एग्जैक्टली 200 केजी का अगर लोड आता है बाइक पे, तो क्या होगा, बाइक का फंक्शनैलिटी विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अभी बहुत सारा फैक्टर्स है जिसपे वो डिफाइन करता है, लेकिन जब बाइक बनाते हैं तो 200 केजी नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको ओवर डिजाइनिंग करेंगे। ओवर डिजाइनिंग मतलब क्या, तो 200 केजी का लोड है, तो दे विल अज्यूम दैट इट इज 250 केजी का लोड। तो इसलिए 200 केजी बैठने के बाद भी अगर तीसरा बैठने की कोशिश करेगा तो फेल नहीं होगा। ऑलरेडी 200 केजी मैक्सिमम लिया, बिकॉज 100 केजी वेट तो होता नहीं है जनरली। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 100 लेके भी 100 प्लस 100 प्लस 50, सो ये जो 50 का बफर आया ना, उसको हम लोग बोलेंगे ओवर डिजाइनिंग लोड। ठीक है, और उसको प्रॉपरली टेक्निकली डिफाइन करने के लिए वी आर यूजिंग दिस टर्म एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या, टू टेक द प्रिकॉशन ऑफ द सेफ्टी वी आर टेकिंग दिस फैक्टर। तो ये कितना होगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फिर वो 1.2 1.3 या फिर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट ये कुछ भी ले सकते हैं कि पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, जनरली इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है, एक तो तुम्हारा स्टैंडर्ड्स है, आईएस स्टैंडर्ड है, बीआईएस स्टैंडर्ड्स है, एंड ब्ला ब्ला स्टैंडर्ड्स है। तो उसके हिसाब से यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, इफ द पर्सन इज सीजन्ड, मतलब जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं इंडस्ट्री में, उनको पता है कि मैंने 3 लिया तो ये चल जाता है। ठीक है, उसको ये भी पता है कि इस वेट कैटेगरी के लिए या फिर इस लोड कैटेगरी के लिए 2 लिया तो भी चल जाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लेते हैं ना, उसको थंब रूल से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यू कैन सिलेक्ट दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय थंब रूल एज वेल। अभी हम लोग सीजन नहीं है, अपने को एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने को जो भी न्यूमेरिकल में दिया है वो वैल्यू हम लोग लेंगे। या फिर इफ द वैल्यू इज नॉट मेंशन वी कैन अज्यूम सर्टेन वैल्यू, एंड वी विल क्लियरली स्टेट आवर अजम्पशन कि अज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, अज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। समझा ये चीज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझा। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूनिट होगा क्या रे, नहीं, क्यों, ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस गया, तो इट विल बी जस्ट अ वैल्यू। क्लियर हुआ। अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ मुझे, ध्यान दो, अभी देखो, हाँ, अभी देखो, समझो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था, हवा ही नहीं लग रहा है, हम लोगों ने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था, ये ऐसा। ठीक है, ये क्या था मेरा, ये ये सिग्मा यू है ना, हाँ। ठीक है, अभी देखो, हाँ, इस न्यूमेरिकल में देखो सब लोग, इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सिग्मा यूज किया ना, सिग्मा जो यूज किया, देखो, हाँ, समझो इस बात को, जो सिग्मा यूज किया हम लोगों ने, सिग्मा का वैल्यू कितना आया, किसके लिए, फॉर द रॉड ऑफ 30 mm डायमीटर एंड द लोड ऑफ 30 kN। अगर इससे बढ़ा तो क्या होगा, इससे बड़ा तो क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मान लो कि 30 का 60 हो गया। ठीक है, 30 का 60 हो गया, तो ये जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, डबल हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा ना रे, क्योंकि ये 3 है और यहाँ पे 2 करूंगा तो हो जाएगा ना, तो इसको वैल्यू मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा ना, 3 टाइम्स करूँ तो कितना होगा, इट विल बी मोर देन 100, और मैंने लिमिट कितना लिया है, 100। तो इसका मतलब क्या, अगर ये जो मटेरियल मैंने यूज किया, इसका सिग्मा यू इज 100, और तुम 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे अगर 90 kN का लोड देते तो ये अपने आप फेल हो जाएगा। तो यू कैन नॉट गिव द 90 kN का लोड, ये उसका अंडरस्टैंडिंग है, समझा अभी। ठीक है, वैसे ही इस केस में देखो, मैंने मान लो सिग्मा यू का वैल्यू लेट से 200 ले लिया, एनी रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 200 N/m²। और मैं लेट से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेता हूँ, लेट से 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया मैंने, 2। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया 2, सिग्मा यू का वैल्यू आया कितना, 200 N/m²। ठीक है, अभी इसका करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि सेम न्यूमेरिकल आ गया, और सेम न्यूमेरिकल में इसको तुमको दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, तो यहाँ पे जो सिग्मा लिया हम लोगों ने बाय दिस डायरेक्टली आया। लेकिन जब इस केस में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले लिख के सिग्मा यू बाय सिग्मा एस लेंगे,
और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कितना है 2, सिग्मा यू कितना है 200। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिग्मा एस कैलकुलेट करेंगे विच विल बी 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अंडरस्टूड। और ये सिग्मा एस लेके फिर पी बाय ए करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किया भाई, तुमने कितने वैल्यू लेके डिफाइन किया 200, अगर 200 तक गया तो टूट जाएगा ना, तो तुम क्या करोगे फिर 100 से ले लो, 100 ले मतलब कहाँ पे, यहाँ से आधा आ जाएगा। तो अगर आधा आया तो टूटेगा क्या, नहीं, फिर भी उसके पास इतना बफर रहेगा तो वो टूटेगा नहीं। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी का फैक्टर। तो बिकॉज ऑफ 2 मेरे को इतना मार्जिन मिल गया, तो आई एम एट द सेफ जोन। समझा, क्लियर हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट समझाना सबको, ठीक है। इसलिए कभी भी डिजाइन करोगे तो डिजाइनिंग में सबसे पहला काम होगा मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल जब तुम लोगे तो तुमको डिजाइन बुक में मटेरियल का सिग्मा यू मिल जाएगा, एक वैल्यू लेट्स से 216 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो बाय जजमेंट तुम लोग एफ भी लोगे, एफ मान लो 3 ले लिया, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, एफ इज इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन सिग्मा एस, और यहाँ से तुम लोग सिग्मा एस फाइंड आउट करोगे विच विल बी सिग्मा यू अपॉन एफ एस विच विल बी 216 डिवाइडेड बाई 3, और जो भी वैल्यू आएगा उसको लेके तुम आगे का डिजाइनिंग करोगे, तो तुम्हारा डिजाइनिंग हमेशा सेफ जोन में रहेगा। क्लियर, ठीक है। लेकिन एक और लॉजिकल क्वेश्चन क्या आता है पता है हम लोगों ने बोला 2 लिया, अभी देखो ध्यान से, व्हाट आई एम डूइंग इज, बताओ नहीं बताओ, जाने दो, नहीं बताता, लेट इट बी, चलो ये पहले कर लेते हैं। लुक एट द सम, रीड द सम, बातें मत करो रे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के ये कैटलॉग है, उस कैटलॉग में ये 3 क्लास डिफाइन किए हैं, ठीक है। उसने क्या पूछा है तुमको कि इन 3 क्लास में से कौन सा मटेरियल तुमको चाहिए, ऐसा उसने पूछा है। नाउ दिस कैटलॉग इज लिंक विद थिकनेस, सो विल टेक इट एज टी। तो अपने को सबसे पहला टास्क जो है वो थिकनेस फाइंड आउट करना है। अगर थिकनेस पता चल गया तो हम लोग उसको क्लास रिकमेंड कर पाएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, थिकनेस फाइंड आउट करना है। भाई थिकनेस फाइंड आउट करना है तो उन लोगों ने कुछ पैरामीटर दिए हैं क्या, विच आर रिलेटेड टू डायमेंशन, बिकॉज डायरेक्टली डायमेंशन से ही थिकनेस मिलेगा। सबसे पहला चीज उसने बोला है कि हॉलो स्टील है, तो लेट मी ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ इट। तो दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हॉलो मतलब उसका आईडी और ओडी रहेगा, आईडी इज इंटरनल डायमीटर, इनर डायमीटर या इंटरनल डायमीटर, ओडी इज आउटर डायमीटर या फिर एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। उन लोगों ने कुछ दिया है यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब ये दिया है उसने, कितना दिया है, इसको लेट्स को हम लोग कैपिटल डी लिख लेते हैं या फिर डी ओ लिख लेते हैं, आउटर डायमीटर विच इज 101.6, और ये जो है वो थिकनेस है ना रे, और ये है वो आईडी है बराबर, और ये थिकनेस। सो कैन यू मेक अ रिलेशन नाउ, can I say d0 is equal to t plus di plus t, which is nothing but di plus 2t, बराबर। सो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, d0 that is outer diameter will be equal to inner diameter plus 2 times of thickness। मेरे को क्या चाहिए, t चाहिए ना, तो कैन आई राइट इट लाइक आउटर डाया माइनस इनर डाया डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थिकनेस, बराबर। तो अभी देखो, मेरे को आउटर डाया पता है, अगर इनर डाया मिला तो मुझे थिकनेस मिल जाएगी, एंड आई कैन रिकमेंड द क्लास इजीली, बराबर। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनर डाया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इनर डाया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है वो बताओ, हाउ टू वर्क आउट विद इनर डायमीटर। अभी डायमीटर कहाँ पे आता है, एरिया में आता है। तो जब हॉलो रहेगा, हॉलो का एरिया क्या रहता है हमेशा, पाई/4 d0 di स्क्वायर, बराबर आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अभी देखो मेरे को ये पता है, अगर मेरे को कैसे भी करके ये मिल गया ना, तो मेरे को डी भी मिल जाएगा। क्लियर है, समझा सबको, हाँ बोलो ना। हाँ तो मुझे क्या चाहिए, देखो डी डीओ पता है तो मेरे को एरिया मिलना चाहिए। अभी एरिया कहाँ से मिलेगा, सिंपल फॉर्मूला ना रे, स्ट्रेस से मिलेगा। ये पी का वैल्यू है, स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, पी अपॉन ए होता है ना,
मेरे को फोर्स का वैल्यू पता है, अगर बाई चांस मुझे स्ट्रेस मिल गया तो मुझे ए मिलेगा, ए को मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ से डालने से मुझे डी ओ मिलेगा, सॉरी डी आई मिलेगा, डी आई को यहाँ पे डालूंगा मुझे थिकनेस मिलेगा। लॉजिक क्लियर? ठीक है। अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे सिग्मा का वैल्यू? सिग्मा तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी दिया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इट इज सिग्मा यू अपॉन सिग्मा एस। अभी तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो यील्ड दिया है, आपने सिग्मा यू बोला है, जो भी वैल्यू देते हैं वो लेने का। तो आई विल बी पुटिंग द वैल्यू हियर एज 250 डिवाइडेड बाय सिग्मा एस, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.75। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? सिग्मा एस। तो सिग्मा एस से मैं क्या लिखूंगा? पी बाय ए। तो जो भी वैल्यू आएगा सिग्मा एस का वैल्यू, यहाँ पे पी का वैल्यू जो 140 दिया है वो, मुझे एरिया मिलेगा, एरिया का वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, फिर मुझे डी आई मिलेगा, फिर मुझे टी मिलेगा। क्लियर है लूप? लॉजिक क्लियर? सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फटाफट। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे, कैलसी रखो आप सामने। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बना रहा हूँ, तुम लोग को नहीं बनाने की जरूरत, मतलब तुम लोग को बनाना है तो बनाओ, एग्जाम में जरूरत नहीं है एज सच, बट फिर रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ बना के दे रहा हूँ। तो दिस इज टी, दिस इज डी आई, अगेन दिस इज टी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली डी ओ इज इक्वल टू डी आई प्लस टू टी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना? आएगा ना रे? रिस्पॉन्स तो दो। ठीक है, ऐसा सडेला रिस्पॉन्स मत दो। गिवन, सब लोग बोलो फटाफट, ध्यान दो यहाँ पे। लोड बोलो, लोड। देखो कॉम्प्रेसिव होगा लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा वाई ले लेते हैं डायरेक्टली, जो भी लिखा है वैसे ही लिखेंगे। 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.75, एंड डी ओ इज इक्वल टू 101.6 एम एम। ओके, टू फाइंड लिखेंगे। फर्स्ट इज थिकनेस, उसके बाद सेकंड इज रिकमेंडेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बोलो, सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा रे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। लिखो मत, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सो विल से वी नो दैट, नहीं पता होगा तो भी लिखने का, वी नो दैट एफ ओ एस इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एस, विच इज इक्वल टू, which is equal to, or directly we'll say 1.75 is equal to sigma y is how much? 250 divided by sigma s, therefore sigma s comes out to be eh? बाकी के सब लोग सो रहे हैं क्या? कैलसी ही नहीं लाते, गरीबियों जैसी हरकतें मत करो। 142.86। क्लियर? ठीक है, आगे क्या करेंगे? अभी देखो लोड पता है ना अपने को, स्ट्रेस भी पता चल गया, एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो विल से स्ट्रेस is sigma is equal to P upon A, that is 142.86 is equal to, हाँ कितना है, 140 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय A। कितना आ रहा है बताओ? है एरिया, डिवाइड करो ना 140 को। 979 पॉइंट, जाने दो 980 लिख लेता हूँ मैं, इतना स्पेस नहीं है। 980 एम एम स्क्वायर, ठीक है, एरिया आया। सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, therefore A is equal to 980 mm स्क्वायर। ओके, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं, आई विल राइट इट हियर। ठीक है, तो इसके बाद एरिया मिला, अभी क्या करना है बताओ? बट ए इज इक्वल टू वॉट? 5/4 डी जीरो स्क्वायर डी आई स्क्वायर, दैट इज 980 इज इक्वल टू 5/4
101.6 का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। ये डायरेक्टली कैल्सियम में डालो, कैल्सियम में तुमको मिल जाएगा डी आई का वैल्यू। कितना आया? डी आई 101 से कम आना चाहिए। डोंट राइट, डू द कैलकुलेशन फटाफट। 95 पॉइंट डी आई आया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी। नाउ थिकनेस टी इज इक्वल टू, ओके बताओ कितना आ रहा है? टी इज इक्वल टू, हाँ डी ओ कितना है? 101 ना, माइनस 95.26 करो, बोलो। 3.17 आया सबका। एवरीबडी इज गेटिंग 3.17? हाँ या ना? टेल मी विच क्लास यू विल रिकमेंड। सब लोग को आंसर मिला? कितना आया? 3.17, ठीक है। चेक द चार्ट। 3.65, 4.10, सॉरी 05, 4.85। विच क्लास वी विल रिकमेंड? यस, वी रिकमेंड लाइट क्लास। अच्छा ये 3.75 आता तो ठीक है। इफ इट वाज ग्रेटर देन 3.65, कुछ भी वैल्यू आए, वी विल गो फॉर मीडियम क्लास और द हायर वैल्यू, विल नॉट गो टू द लोअर वैल्यू। ठीक है, समझा? अभी और एक चीज बताता हूँ। ये अगर स्टेटमेंट तुम लोगों ने नहीं लिखा क्या, वी रेकमेंड लाइट क्लास, मार्क्स कट होगा। बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ रिकमेंडेशन, क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ रिकमेंडेशन। तो रिकमेंड अगर नहीं करते हो तुम तो मार्क्स जाएगा। क्लियर हुआ? लिखो, सही से लिखना, मेरा थोड़ा सीक्वेंस गलत हुआ है।